नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना चाहता हूं। आज अटल जी का 100वां जन्मदिन है। मेरा उनके साथ बहुत आत्मीय संबंध था, उनका बहुत स्नेह मुझे मिला। आज देश भर में अटल जी की याद में कहीं कविता पाठ हुआ, कहीं उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ, कहीं अटल जी के नाम पर कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान हुआ। आज के शो के अंत में मैं आपको इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ये इत्तेफाक है कि अटल जी का जन्मदिन क्रिसमस के दिन पड़ता है और क्रिसमस का त्यौहार उत्साह से मनाया गया। सबके फोन मेरी क्रिसमस के मैसेजेस से भर गए। लेकिन क्रिसमस मनाने का आम आदमी पार्टी का निराला अंदाज भी आज ही दिखाई दिया। आज अरविंद केजरीवाल सेंटा क्लॉज बन गए। एक वीडियो आया जिसमें केजरीवाल सेंटा बनकर दिल्ली के महिलाओं को 2100 रुपए का तोहफा देते हुए दिखाई दिए। लेकिन आज ही केजरीवाल के साथ एक और खेल हो गया। केजरीवाल और आतिशी सिंह गली गली में घूमकर जिस महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के फॉर्म भरवा रहे थे, जिन योजनाओं के कार्ड बनवा रहे थे, आज उसी योजना को उन्हीं की दिल्ली सरकार ने फर्जी करार दे दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दिल्ली के अखबारों में एक नोटिस जारी किया गया और लोगों से इस तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहने की अपील की गई। कहा गया कि सरकार ने ऐसी किसी योजना को मंजूरी नहीं दी है। यह पब्लिक का डेटा इकट्ठा करने की तरकीब है, इसलिए इस तरह के झांसे में ना आए, कोई फॉर्म न भरें वरना नुकसान हो सकता है। और इसके बाद इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने केजरीवाल को घेरा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी पर 1100 रुपए में महिलाओं से वोट खरीदने का आरोप लगाया। असल में आज बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा ने कुछ महिलाओं को अपने घर बुलाकर 1100 रुपए के लिफाफे बांटे। केजरीवाल ने उसी इलाके में जाकर महिलाओं से कहा, बीजेपी से नोट ले लेना पर उसको वोट मत देना। दिल्ली के चुनाव को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर यह आई कि आज केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आतिशी सिंह की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी कर दी। अब इसकी वजह क्या है, यह भी मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं केजरीवाल की महिला सम्मान योजना को फर्जी बताए जाने से उठे विवाद से। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया गया जिसमें केजरीवाल को सेंटा बनाया गया है और क्रिसमस के मौके पर दिल्ली में घूम घूम कर वो लोगों को तोहफे बांट रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है, इसलिए इस वीडियो में केजरीवाल महिलाओं को 2100 रुपए का गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में आज केजरीवाल को लेने के देने पड़ गए। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपए देने और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की स्कीम को पूरी तरह फर्जी बता दिया। इस योजना के लिए जो कार्ड बनवाए जा रहे हैं, जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उसे फ्रॉड बताया। असल में अरविंद केजरीवाल और आतिशी सिंह गली गली घूमकर जिस महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के फॉर्म भरवा रहे थे, कार्ड बनवा रहे थे, आज उसी योजना को दिल्ली सरकार ने फर्जी करार दे दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार के महिला एवं बाल विभाग मंत्रालय ने दिल्ली के सभी अखबारों में एक नोटिस जारी करके लोगों से इस तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहने की अपील की। कहा यह पब्लिक का डेटा इकट्ठा करने की कोशिश है। सरकार ने ऐसी किसी योजना को स्वीकृति नहीं दी है। झांसे में ना आए, फॉर्म न भरें, मुश्किल में पड़ सकते हैं। लोगों से कहा गया कि आपके दस्तावेजों और पर्सनल जानकारी का मिसयूज हो सकता है। दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी एक विज्ञापन जारी किया और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज के दावों को फर्जी करार दिया। दोनों विज्ञापनों में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने इस तरह की कोई योजना लॉन्च नहीं की है। जब इस तरह का फैसला होगा, कोई स्कीम लॉन्च होगी, तब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी इस योजना के नाम पर जो कैंप लगाए जा रहे हैं, जो पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, वो गलत है, गैर कानूनी है, फ्रॉड है।
जैसे ही दिल्ली सरकार के विज्ञापन सामने आए, बीजेपी को मौका मिला। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल और उनकी सरकार पर हमला किया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार ही कह रही है कि केजरीवाल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों का पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए इस मामले की जांच वैसे ही होनी चाहिए जैसी किसी इकोनॉमिक ऑफेंस या इकोनॉमिक फ्रॉड की होती है। और इसकी गंभीर स्थिति यह है कि ओटीपी मांगा जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया है। इसके लिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं जो ये फ्रॉड कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करो, झूठ बोलो और फिर गायब हो जाओ। अब मैं आपको इस मामले में केजरीवाल का पक्ष सुनवाता हूं। केजरीवाल ने कहा, वो लोगों से झूठ नहीं बोल रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा चुनावी है। अगर उनकी सरकार बनी तो वादे पूरे करेंगे। केजरीवाल ने कहा, अगर जनता उनके वादे पर भरोसा करके रजिस्ट्रेशन करवा रही है तो इसमें क्या गलत है? तो जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है। चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से फ्री बिजली बंद हो। मैंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे ऊपर खूब दबाव डाला गया कि मैं दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को बेच दूं ताकि दिल्ली के अंदर भी बिजली फ्री बिजली बंद हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका केजरीवाल जिंदा है दिल्ली की फ्री बस यात्रा मैं बंद नहीं होने दूंगा। ये मेरे को चाहे 10 बार जेल में डाल लें, दिल्ली के अंदर 2100 रुपए आप लोगों को दिला के रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले। लोग आ रहे हैं, लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है। लेकिन बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, केजरीवाल के फ्रॉड बीजेपी ने नहीं, उनकी अपनी सरकार ने उजागर किए हैं, तो शक की गुंजाइश कहां है? सिरसा ने कहा, केजरीवाल लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर हैं, कई बार ऐसा कर चुके हैं। दिल्ली की जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। अब उनकी अपनी पार्टी की सरकार के विभाग भी केजरीवाल की सच्चाई जनता के सामने रख रहे हैं। केजरीवाल जी एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं, नौटंकीबाज हैं। आज हैरानगी यह है कि वो 2100 रुपये के फार्म भरवा रहे थे और उन्हीं के मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसा कोई भी स्कीम आज नहीं है जिसमें 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाने की कोई योजना हो। और यह भी स्पष्ट किया कि जो ऐसा कर रहे हैं वो प्राइवेट लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा चोरी करने के लिए, मोबाइल नंबर लेने के लिए और उनके बैंक डिटेल लेने के लिए कर रहे हैं। देखिए, इस कदर के मुख्यमंत्री फ्रॉड हो सकता है, मुझे याद नहीं आता कि देश में इतना बड़ा फ्रॉड छल किया हो किसी ने वोटरों के साथ, कि नकली फार्म भरवा रहे हैं और उनका मंत्रालय ही कह रहा है कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है और जब होगी तब ऑनलाइन ही जमा होंगे फार्म। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है अरविंद केजरीवाल, जिससे आज स्पष्ट होता है फ्रॉडों का फ्रॉड अरविंद केजरीवाल। अब सवाल है, क्या वाकई में केजरीवाल की अपनी सरकार ने, उनकी अपनी चीफ मिनिस्टर आतिशी की सरकार ने इन स्कीम्स को फ्रॉड बताया, अखबारों में ऐड दिया? चीफ मिनिस्टर आतिशी तो खुद केजरीवाल के साथ घूम घूम कर इन योजनाओं के फॉर्म भरवा रही हैं और उनकी ही सरकार के 2 विभाग इन योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन को फ्रॉड कैसे बता सकते हैं? तो आतिशी सिंह ने सफाई दी। आतिशी ने कहा, यह सब बीजेपी की चाल है, बीजेपी ने अफसरों पर प्रेशर बनाकर इस तरह का विज्ञापन जारी करवाया है, वो जांच के बाद दोषी अफसरों के खिलाफ एक्शन लेंगी। आतिशी ने कहा कि महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की स्कीम को पहले ही नोटिफाई किया जा चुका है। अब अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को मिलने वाली 1000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए किया जाएगा। इसमें गलत क्या है? आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है
उसका दिल्ली सरकार नोटिफिकेशन का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1,000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस बार दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस भी पूरी ताकत से लड़ रही है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि केजरीवाल और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों पार्टियां दिल्ली के लोगों को धोखा दे रही हैं। कांग्रेस ने आज आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी किया। अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल एक नंबर के झूठे हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और दिल्ली को आम आदमी पार्टी के कुशासन से मुक्त कराएगी। अजय माकन ने एक कविता सुनाई और बताया कि केजरीवाल ने कितने वादे किए और उनका अंत क्या हुआ। मौका मौका हर बार धोखा। कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार, बस सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। 1780 करोड़ रुपए पेंशन बुजुर्गों की भुलाई, कुछ यूं लाठी बुढ़ापे की इस केजरीवाल की सरकार ने चुराई। राशन कार्ड बने नहीं, जनगणना से केंद्र ने कर दिया इनकार। जुगलबंदी दोनों की में फंसी दिल्ली झेल रही है मार। 40% बढ़े बिजली के बिल, 44% घरों में पानी गंदा, भ्रष्टाचार को बना लिया केवल अपना धंधा। हर बारिश में डूबी दिल्ली, सड़कें बनी तालाब, 2 महीनों में 30 मौतों का दिल्ली मांग रही है जवाब। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग, साल बीत गए 10 ना यमुना हुई साफ। 3652 दिन बीत गए, भूल गए जन लोकपाल, ईमानदारी की रचकर माया, बुना घोटालों का जाल। असल में केजरीवाल के 2100 रुपए के वादे का मामला है बहुत इंटरेस्टिंग। केजरीवाल महिलाओं और बुजुर्गों से वादे कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं और आज उनकी अपनी सरकार ने इन योजनाओं को फर्जी करार दे दिया। ये कैसे हुआ, ये समझने वाली बात है। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है। केजरीवाल ने सबको बाईपास करके योजनाओं का ऐलान कर दिया। एलजी साहब ने गुगली फेंक दी। अखबारों में इस स्कीम को फर्जी बताने वाले विज्ञापन छपा दिए और केजरीवाल पूरी तरह बैकफुट पर आ गए। असल में केजरीवाल कन्विंस हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में लाडली बहना योजना ने बीजेपी को जिता दिया। मोदी की आयुष्मान योजना से बीजेपी को जबरदस्त लाभ मिला, इसीलिए दिल्ली में उन्होंने ये कार्ड चला। अरविंद केजरीवाल का ये फॉर्मूला गुजरात में थोड़ा बहुत काम कर गया था। आपको याद होगा केजरीवाल ने गुजरात के चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया था। इसी तरह के कैंप लगवाकर फॉर्म भरवाए थे। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 14% वोट मिले थे। दिल्ली में केजरीवाल ने 2 दिन पहले महिलाओं और बुजुर्गों से रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू किया। आम आदमी पार्टी का दावा तो यह है कि महिला सम्मान योजना के लिए आज शाम तक 22 लाख महिलाओं और संजीवनी योजना के लिए करीब 2 लाख बुजुर्ग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब जाहिर है इस बात को लेकर बीजेपी को टेंशन तो होगी। बीजेपी को महिलाओं के वोट खिसकने का डर हो गया और इसका एक सबूत आज ही मिला। आज बीजेपी के फॉर्मर एमपी प्रवेश वर्मा ने कुछ महिलाओं को घर बुलाकर 1100 रुपए के लिफाफे बांटे। असल में प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने महिलाओं के वोट के लिए केजरीवाल का फॉर्मूला अपनाया। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली में विंडसर पैलेस के 20 नंबर बंगले में रहते हैं। आज उनके घर पर सुबह सुबह महिलाओं की भीड़ लगी। महिलाओं को बताया गया था कि प्रवेश वर्मा महिलाओं को 1100 रुपए देंगे। उन्हें सिर्फ अपना वोटर कार्ड लेकर पहुंचना होगा। जैसी खबर आई तो हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा प्रवेश वर्मा के घर के बाहर पहुंचे।
वहां कई महिलाएं मिली। उन्होंने कहा उन्हें इलाके के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां आने को कहा था, इसलिए वो आई हैं। अब वो देखते हैं कि भाई पैसा मिलेगा या नहीं, इसका उन्हें इंतजार था। क्या बोला हमें गया? बोला था कि 1100 रुपए मिलेंगे। अच्छा, किस बात के लिए मिलेंगे 1100 रुपए? हमें तो कुछ नहीं बताया ये सब। अच्छा, देखो वो वोटर आईडी कार्ड लेके भी बोला हाँ गया? हाँ। हमें भी यही बोला गया था। कब बोला गया था? ये कौन आया था आपके पास? ये कल उसके वो बैठे हुए थे वहीं आकर हाँ? हमारी कॉलोनी में ही आके बैठे थे। कौन बैठे थे? लेडीज से बैठी थी, जेंट्स भी थे। अच्छा, तो वो लोग बोले थे कि आना, पैसे मिलेगा। हाँ। अच्छा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ बुलाया गया है? 20 नंबर कोठी पे। क्या बोला गया था? बोला गया था 1100 रुपए मिलेंगे। किस बात के लिए मिलेंगे? ये तो नहीं पता। कौन 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 दे रहा पैसा? कौन? परवेश। हाँ? परवेश। कौन दे रहा पैसे? परवेश वर्मा। अच्छा, किसके लिए, किस चीज के लिए 1100 दे रहे हो? ये वोट के लिए दे रहे हैं। वोट के लिए। तो वोट आप लोग देंगे उस पे? अब देखते हैं, पहले वहाँ पहुँचते हैं, तब मिलते हैं तो दे देंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। थोड़ी देर बाद महिलाएं फोल्डर लेकर निकली, जिसमें लाडली योजना का कार्ड था, एक लिफाफा था जिसमें 1100 रुपए थे, साथ में एक पैम्फलेट था जिस पर बीजेपी के नेताओं की तस्वीर थी। भास्कर इन महिलाओं से बात कर रहे थे। इन महिलाओं ने कहा कि प्रवेश वर्मा ने कहा कि अभी तो सिर्फ 1100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो लाडली बहना योजना के तहत हर महीने एक खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। क्या नाम है आपका? ये देखिए, ये इसमें देखिए 500-500 रुपए के 2 नोट और 100 रुपए के नोट, और एक बजाबते इनके पास ये लाडली योजना का कार्ड भी है जिसमें सौम्या सोनी और वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ है। साहब सिंह वर्मा का इसमें नाम लिखा हुआ है। आप कहाँ पे रहती हैं? हम कालीबाड़ी में। कालीबाड़ी में ये रहती हैं। ये भी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर हैं। इसमें भी एक लिफाफा है, इसमें भी अगर आप देखें तो 500-500 रुपए के 2 नोट और 100 रुपए के, ये कुल 1100 रुपए इनको भी मिले। क्यों दिए गए हैं ये पैसे आप लोगों को? क्या बोला है? बोले कि आप लोग का हम बिजली, पानी, सब चीज का सुविधा करेंगे, शौचालय का। अच्छा, आपके अकाउंट में 2500 रुपए आएगा। अच्छा, आपके अकाउंट में 2500 रुपए आएगा, ये बोला है, और साथ में ये पैसा दिया है आपको। तो इसमें ये लाडली योजना लिखा हुआ है। इसके बारे में क्या बताया आपको? इसके बारे में बोले कि इनका भी आपको पैसा आएंगे। अच्छा, लाडली बहना का भी पैसा आएगा आपके पास में। मामला केजरीवाल की नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता हिल गए। उन्हें लगा उनके साथ घोसला का घोसला हो गया। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर आतिशी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा प्रवेश वर्मा के घर अब भी करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। ईडी या सीबीआई को प्रवेश वर्मा के घर पर रेड करनी चाहिए और उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। हम तो सबूत दिखा रहे हैं कि महिलाएं 20 विंजर प्लेस से बाहर निकलती हुई प्रवेश वर्मा जी, मोदी जी, नड्डा जी के पैम्फलेट के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में 1100 रुपए लेकर जा रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वोट के लिए पैसे दी जाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये भी बता दूं, अभी प्रवेश वर्मा जी के घर में करोड़ों रुपए कैश पड़ा है। यह हमें आधिकारिक सूचना मिली है। ईडी अभी जाके रेड करे, सीबीआई अभी जाके रेड करे, दिल्ली पुलिस अभी जाके रेड करे। जिस तरह से वीडियो पे सामने आ गया कि 1100 रुपए एक एक महिला को बांटे जा रहे थे, अभी वीडियो कैमरास उस घर के अंदर जाएंगे। उस घर के अंदर करोड़ों रुपए का कैश पड़ा है और प्रवेश वर्मा जी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा मौका मिल गया। संजय सिंह पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश वर्मा के घर के बाहर पहुंच गए, नारे लगाने लगे। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेता सरेआम घूसखोरी कर रहे हैं, वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है? प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आखिर में प्रवेश वर्मा सामने आए, उन्होंने सफाई दी, क्लैरिफाई किया। क्योंकि सब कुछ कैमरे पर मौजूद है, इसलिए प्रवेश वर्मा इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने महिलाओं को रुपए बांटे, लेकिन उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। कहा उन्होंने बीजेपी के नेता के तौर पर पैसे नहीं बांटे,
उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने एक एनजीओ बनाया था। उस एनजीओ के तहत वो गरीब और जरूरतमंदों की मदद करते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। प्रवेश वर्मा ने कहा उन्होंने जो पैसा बांटा वो ब्लैक मनी नहीं है, एक एक पैसे का अकाउंट है, जो चाहे इसकी जांच कर ले और वो इसी तरह गरीबों की मदद करते रहेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण आज से लगभग 25 वर्ष पहले किया गया था। मेरी संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है, और हमारे घर में बिजली के बिल भी हज़ारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। अब चूंकि मामला केजरीवाल की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, प्रवेश वर्मा उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए इस मामले में केजरीवाल की एंट्री तो होनी थी। केजरीवाल ने पहले ट्विटर पर लिखा कि प्रवेश वर्मा, आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो। आपके पिताजी को आज शर्म आ रही होगी कि आप जैसे देशद्रोही बेटे पर। चूंकि केजरीवाल इसी सीट से उम्मीदवार हैं और जो महिलाएं प्रवेश वर्मा के घर पैसे लेने पहुंची थी वो दिल्ली की बीके दत्त कॉलोनी के रहने वाली हैं, केजरीवाल की वोटर हैं। तो केजरीवाल शाम को बीके दत्त कॉलोनी पहुंच गए और महिलाओं से बात की, उन्हें समझाया कि दूसरी पार्टी वाले 1100 रुपए दे रहे हैं, उनसे नोट ले लेना लेकिन वोट मत देना। दूसरी पार्टी वाले आ रहे हैं, वो आके आपको 1100 रुपए देंगे, क्या करोगे? ले लेना, मना मत करना, अपने ही पैसे हैं, लेकिन वोट उनको मत देना। अपना वोट 1100 रुपए से ज्यादा कीमती है कि नहीं है? 1100 रुपए उनके ले लेना, वोट उनको मत देना, वोट सही पार्टी को देना जो शिक्षा पे काम करे। अगर प्रवेश वर्मा का महिलाओं को 1100 रुपए के लिफाफे देना अनैतिक है, अपराध है, तो फिर केजरीवाल का लोगों से यह कहना कि 1100 रुपए ले लेना वो भी अनैतिक है, वो भी अपराध है। असल में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के मुद्दे पर केजरीवाल अपने ही जाल में फंस गए थे। उनके पास अपनी ही सरकार के विज्ञापन पर कोई जवाब नहीं था। लेकिन प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को 1100 रुपए के लिफाफे बांटकर केजरीवाल को एक एस्केप रूट दे दिया। महिलाओं और बुजुर्गों के फॉर्म भरवाकर केजरीवाल ने वोटर्स को लालच देने की कोशिश की थी। यह आरोप काम कर गया था, लेकिन प्रवेश वर्मा ने भी वही काम कर दिया, केजरीवाल से ज्यादा ब्लेटेंट तरीके से कर दिया। महिलाओं के वोट केजरीवाल को भी चाहिए, प्रवेश वर्मा को भी, लेकिन केजरीवाल पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने सीधे पैसे नहीं दिए, पैसों का बड़ा सा वादा कर दिया और प्रवेश वर्मा ने सीधे सीधे लिफाफा थमा दिया। चुनाव के वक्त बहुत सारे नेता ऐसे काम करते हैं, लेकिन चोर उसे माना जाता है जो पकड़ा जाता है, और प्रवेश वर्मा पकड़े गए और उनकी सफाई इस मामले में थोड़ी कमजोर है। इसके बाद केजरीवाल ने आज एक और शिगुफा छोड़ा। उन्होंने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। मोदी सरकार के आदेश पर आतिशी की गिरफ्तारी की तैयारी हो चुकी है। केजरीवाल ने कहा उनके सूत्रों ने जानकारी दी है कि आतिशी की गिरफ्तारी को लेकर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों की मीटिंग भी हो चुकी है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं
कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ, और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। केजरीवाल की इस भविष्यवाणी को बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल की नई चाल बताया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए अभी से आतिशी को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अगर केजरीवाल को यह पता है कि आतिशी जेल जाएंगी तो उन्हें यह भी पता होगा कि आतिशी ने कौन सा घोटाला किया है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार में सब ठीक नहीं है। चस्का तो महल का है, और फिर खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं अगर ये नहीं होगा तो फिर तुम जेल जाओगी। आखिर अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो वो आतिशी मार लेना को जेल भेजना चाहते हैं? खुद जमानत पर छूटे हुए अपराधी हमें समझ में आता है, कई सारे साथी उनके जमानत पर छूटे हमें समझ में आता है, पर एक महिला को आप जेल क्यों भेजना चाहते हैं? केजरीवाल कई बार सूत्रों के हवाले से इसी तरह की बातें कहते रहे हैं। कभी उनकी बात सच निकलती है, कभी गलत साबित होती है। जहां तक आतिशी का सवाल है, वो खुद कह चुके हैं कि वो टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर हैं। चुनाव में अगर उनकी पार्टी जीती तो केजरीवाल फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसलिए इस बात में तो कोई दम नहीं है कि केजरीवाल आतिशी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं। आतिशी की गिरफ्तारी की फिलहाल तो कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रही, उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं बना है। फिर भी केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी की बात क्यों की, अब ये तो केजरीवाल ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, लोगों को जेल भेजने के मामले में केजरीवाल की जुबान काली है। जिसका नाम लेते हैं वही जेल चला जाता है। पहले उन्होंने कहा था सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे, वो गिरफ्तार हुए और 2.5 साल के बाद बाहर निकले। फिर उन्होंने कहा था मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, सिसोदिया भी तिहाड़ में रहने गए। फिर संजय सिंह के बारे में भविष्यवाणी सही साबित हुई। फिर उन्होंने कहा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो भी गिरफ्तार हुए। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि आतिशी जेल जा सकती हैं, तो आतिशी को टेंशन तो होगी। वैसे दिल्ली के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी एक अलग तरह का खेल खेल रहे हैं। ओवैसी चुन चुनकर उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, जो जेल में हैं। पहले ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया, और अब पता लगा कि ओवैसी की पार्टी जेल में बंद दंगों के एक और आरोपी शाहरुख पठान को टिकट दे सकती है। दिल्ली में AIMIM के अध्यक्ष शोएब जमई ने शाहरुख पठान के घर जाकर उसके परिवार वालों से मुलाकात की है और शाहरुख को सीलमपुर से चुनाव लड़ाने की तैयारी करने को कहा है। शाहरुख पठान, आपको याद होगा, ये वही शख्स है जिसने 2020 में CA के खिलाफ आंदोलन के दौरान जब दंगे हुए थे तो पुलिस वाले पर पिस्तौल तान दी थी। इसी केस में शाहरुख पठान जेल में है। अब ओवैसी की पार्टी की कोशिश है किसी तरह शाहरुख को जमानत मिल जाए। अगर शाहरुख पठान को जमानत मिली तो फिर उसे चुनाव लड़ाने की तैयारी पूरी की जाएगी। शाहरुख पठान की मां से हमारी मुलाकात हुई और उस परिवार से मुलाकात हुई, और हमने ये ऑफ़र किया कि आपको एक कानूनी सहायता के तौर पर हम कुछ करेंगे, और जो कुछ भी यहाँ से लड़ाई लड़ सकते हैं आपके लिए लड़ेंगे राजनीतिक तौर पर। और उसके बाद ये तस्वीर जो है आई है पशमंजर पर, हमारे स्थानीय जो संगठन है उसने इस बारे में विचार करने को कहा है कि क्या शाहरुख पठान को हम टिकट दे सकते हैं या कैंडिडेट बना सकते हैं कि। तो उसके बाद ये चर्चा होने लगी है, आला कमान इस पर विचार करेगा और हम देखेंगे कि उनका परिवार क्या कहता है और वहाँ की सीलमपुर की जनता का क्या मूड है, उसके बुनियाद फिर तय किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। ये लड़ाई दिल्ली के मुसलमान वोटों की है। ओवैसी ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है।
दिल्ली में दंगों के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। कई साल से दंगों के आरोपी जेल में हैं और फिर वो ये भी साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों की कोई मदद नहीं की। उनकी पार्टी ओवैसी बताना चाहते हैं मुसलमानों की असली खैरख्वाह है। इसीलिए ओवैसी ने ताहिर हुसैन और शाहरुख पठान को चुनाव लड़ाने की रणनीति बनाई है। ताहिर हुसैन को तो मुस्तफाबाद से टिकट देने का ऐलान किया जा चुका है। ऐसी खबरों से कांग्रेस अच्छी खासी परेशान है। कांग्रेस को लगता था कि मुसलमानों के वोट उन्हें मिलेंगे, लेकिन ओवैसी की चाल ने उन्हें चक्कर में डाल दिया। कांग्रेस भी अब दिल्ली दंगों के आरोपी इशरत जहां को ओखला सीट से चुनाव लड़ाने का प्लान बना रही है। तो बात साफ है, कांग्रेस और ओवैसी मुस्लिम वोटों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मजे की बात यह कि केजरीवाल के पुराने साथी आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक मशहूर कवि कुमार विश्वास भी केजरीवाल की तुलना आजकल दुर्योधन से कर रहे हैं। आज लखनऊ के एक कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने कहा उनके जीवन के 7 साल बर्बाद हो गए, लेकिन वक्त रहते वो हकीकत को समझ गए और दुर्योधन के रथ से उतर गए। कुमार विश्वास ने कहा कुछ दिन पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में लोगों से अपने बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ाने को कहा था, लेकिन उनकी 3 घंटे की स्पीच में से 20 सेकंड के हिस्से को काटकर वायरल किया गया। उन पर तमाम तरह के इल्जाम लगाए गए। कुमार विश्वास ने कहा वो फिर कहते हैं कि बच्चों को रामायण महाभारत का पाठ पढ़ाना जरूरी है, जिससे बच्चे समझ सकें अगर दोस्त दुर्योधन है तो उसके रथ से उतर जाना चाहिए, वरना कर्ण की तरह मारे जाएंगे। सोशल मीडिया का जमाना है। 2 घंटा 23 मिनट बोला मैं 4 दिन पहले, 20 सेकंड चला। 20 सेकंड एक जरा सी बात होती है और पूरा विश्व लेकर उड़ जाता है। आपसे एक अपराध अनायास हो या किसी के माध्यम से हो जाए, अपयश में रुचि लेने के लिए पूरा संसार उत्सुक है। लेकिन आपने जितना पुरुषार्थ किया है, आपने जितनी क्षमता और मेहनत की है, उसकी कृतज्ञता देने के लिए संसार बहुत कंजूस है। 3 पंजे 15 घंटे, 15 घंटे में नरपिशाचों को एक लाइन नहीं मिली, 20 सेकंड मिले, बस 20 सेकंड। और वो सारे आगे पल्ली पार से, पूरे भारत की समस्या एक तरफ, मैं एक तरफ। कुमार विश्वास ने ये कहा, कुमार विश्वास ने ये कहा। मुझे पता है कि आज के बाद भी अतिसार होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया रहने दे तो बेटा, ये जिंदाबाद विंदाबाद दूसरों के लेकर मेरे 7 साल बर्बाद हुए इसमें। अब छाती कूटो या माथा कूटो, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वर्ष तय हो गया है। अगले 100 वर्ष हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, फिर कह रहा हूं अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ। और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो, चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। दोनों मुस्कुराते दिखाई दिए, कुमार विश्वास के व्यंगों पर तालियां बजाते दिखाई दिए। लेकिन कुमार विश्वास का दर्द इस तरह से क्यों छलका, उन्होंने क्या कहा था जिस पर विवाद हुआ, यह भी मैं आपको दिखा देता हूं। कुमार विश्वास की स्पीच का वो हिस्सा जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि 30 सेकंड का हिस्सा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बच्चों को रामायण महाभारत पढ़ने को कहा था, वो एक बार देख लेते हैं। अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। असल में यह रेफरेंस था शत्रुघ्न सिन्हा का। शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है। 4 भाइयों के नाम
राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हैं, लेकिन उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने शादी की जहीर इकबाल से। इसी रेफरेंस में कुमार विश्वास ने कहा, घर का नाम रामायण रखने से कुछ नहीं होगा, अगर बच्चों को रामायण महाभारत नहीं पढ़ाओगे तो घर की लक्ष्मी को कोई और हर के ले जाएगा। इसीलिए अच्छे बुरे ज्ञान के लिए रामायण और महाभारत का पाठ जरूरी है। अब जाहिर है इस बात को लेकर कुमार विश्वास को ट्रोल किया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी मौका मिलते ही कुमार विश्वास पर लगातार हमले किए, लेकिन कुमार विश्वास कवि हैं, शब्दों के जादूगर हैं, उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है। उन्हें मालूम है कब किस पर किस अंदाज में हमला करना है, किन शब्दों में करना है, और आज कुमार विश्वास ने सूद के साथ पूरा हिसाब बराबर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आज अल्लू अर्जुन को भी मुसीबतों से छुटकारा मिलने के संकेत मिले। मैंने आपको 2 दिन पहले आज की बात में बताया था कि जल्दी ही रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन के बीच समझौता होने की संभावना है। आज वो समझौता हो गया और जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसी फॉर्मूले पर सहमति बनी। संध्या थिएटर में भगदड़ के दौरान जिस महिला की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई थी उसके परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें से 1 करोड़ रुपए अल्लू अर्जुन देंगे, 50 लाख रुपए फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार और 50 लाख रुपए फिल्म प्रोड्यूस करने वाली कंपनी मैत्री मूवीज को देने होंगे। अल्लू अर्जुन इसके लिए तैयार हैं। असल में अल्लू अर्जुन की वाइफ और रेवंत रेड्डी की पत्नी आपस में अच्छी दोस्त हैं। दोनों के बीच बातचीत के बाद रास्ता निकाला गया। संध्या थिएटर के हादसे में जिस महिला की दुखद मौत हुई उसका बेटा श्री तेजा भी घायल हुआ था। वो अभी भी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है। आज अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने हॉस्पिटल जाकर श्री तेजा से मुलाकात की। अब कल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सभी बड़े एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलेंगे। इस मीटिंग के बाद अल्लू अर्जुन पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का ऐलान कर देंगे। To support the family and the boy. परिवार और बच्चे को सपोर्ट करने के लिए और उसके आने वाले भविष्य के लिए हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए की मदद का फैसला किया है। इसमें 1 करोड़ रुपए अल्लू अर्जुन, 50 लाख रुपए मैत्री मूवीज देगा जो प्रोड्यूसर हैं, और 50 लाख रुपए निर्देशक सुकुमार देंगे। कुल 2 करोड़ रुपए हम एफडीसी के चेयरमैन दिल राजू को सौंपेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो परिवार को इस बारे में और बाकी चीजों के बारे में जानकारी दें। अल्लू अर्जुन ने पहले ही कहा था कि संध्या थिएटर में जो हादसा हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। वो उस महिला के परिवार का ख्याल रखेंगे जिसकी मौत हादसे में हुई। अल्लू अर्जुन पहले ही 25 लाख रुपए परिवार को दे चुके हैं और राशि देने को भी तैयार हैं। इसलिए जो फॉर्मूला आज बताया गया वो पहले भी हो सकता था। अल्लू अर्जुन को इसके लिए रात भर जेल में रखने की, पुलिस थाने के चक्कर कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मामला अब पॉलिटिकल हो गया है। अल्लू अर्जुन और फिल्म इंडस्ट्री के बाकी सारे स्टार्स एक साथ हैं और उम्मीद यह है कि रेवंत रेड्डी को भी ये समझ में आया है कि इस झगड़े का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इसका रास्ता निकालने की कोशिश की गई। अब मैं आपको इंदौर से आई कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आज इंदौर में जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन इंदौर में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने की ड्राइव चला रहा है। इंदौर के कुछ इलाकों में सरकारी जमीन पर डेयरीज खोल दी गई हैं। इन डेयरीज को हटाने के लिए कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं। कल प्रशासन ने आखिरी चेतावनी दी और आज सुबह नगर निगम के बुलडोजर अवैध कब्जों को हटाने पहुंच गए। द्वारकापुरी इलाके में जैसे ही नगर निगम की टीम पहुंची तो विरोध शुरू हो गया। नगर निगम के कर्मचारियों में डेयरी में मौजूद गायों को ट्रकों में लादकर गौशाला पहुंचाया गया और इसी दौरान लोग इकट्ठे हो गए। बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। हालात बिगड़े तो पुलिस को बुलाया गया, लेकिन हंगामा करने वालों ने पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम के कर्मचारियों पर
लाठी डंडे बरसा दिए, हमला कर दिया। निगम की गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए और इस हंगामे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बजरंग दल के नेता प्रवीण ने कहा, निगम के लोग जिस तरह गायों को लेकर जा रहे थे, उनका विरोध उसी को लेकर था, क्योंकि एक गाड़ी में गायों को ठूस ठूस कर भरा गया था, जो सही नहीं था। दत्तनगर में गौशाला है जिसमें 50 से 60 गौवंश हमारे रहते हैं। उसमें भाई संत भी हमारे बड़े बुजुर्ग संत है वहाँ पे। जबकि गौशाला पे इतने 25-30 साल से गौशाला चल रही है, आज तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज 6 बजे निगम अचानक वहाँ पे आया और पूरी गौशाला को तोड़ दिया उन्होंने। और गौवंश, जबकि निगम का नियम है कि एक गाड़ी में 7 से 8 गौवंश आप ले सकते हो, लेकिन आज निगम ने 15-20 गौ माता उसमें भरी। उसमें इतनी पशु क्रूरतापूर्वक भरी कि वो गौ माता कुछ घायल हो गई, वो मरने की स्थिति में आ गई। उसके बाद हमारे वहाँ के समाज के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को फोन लगाया, तो कार्यकर्ता वही एकत्र हुए। उसके बाद समाज के लोगों ने निगम कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। समाज के लोगों ने उनको निगम कर्मियों को पिटा भी वहाँ। घटना के बाद फिलहाल इलाके में पुलिस तैनात है। नगर निगम की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। नगर निगम के कमिश्नर शिवम वर्मा ने कहा, उनकी टीम जो एक्शन लिया वो कानून के तहत लिया। नोटिस देने के बाद अवैध कब्जे नहीं हटाए गए थे, इसलिए एक्शन लेना पड़ा। बिल्कुल, हमारी टीम ने बहुत संयम से काम किया। इतने उकसाने के बाद भी किसी ने ऐसी कोई गलत कार्रवाई नहीं की। और हम लोग कानूनी, हमारी जो है कानूनी जो भी प्रक्रिया होगी हम उसके तहत कार्रवाई करेंगे और बिल्कुल हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। पुलिस बल हमको मुहैया भी कराया गया था, पुलिस बल साथ में ही था। सरकारी जमीन पर कब्जा हटवाना एक काम प्रशासन को करना होता है, उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए कब्जा भले ही गौशाला के नाम पर किया गया, उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। और फिर सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करना तो बिल्कुल ही गलत है। आज यूपी के आजमगढ़ में चमत्कार हुआ। आजमगढ़ में आज एक महिला 49 साल के बाद अपने परिवार से मिली। महिला का नाम है फूला देवी। फूला देवी 49 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गई थी। उस वक्त उसकी उम्र 8 साल थी। आज जब परिवार से मिली तो वो 57 साल की हो चुकी है। 1975 में फूला देवी अपनी मां के साथ मुरादाबाद में मेला देखने गई थी। मेले में उसे एक शख्स ने टॉफी का लालच दिया, अपने साथ ले गया। इसके बाद फूला देवी की जिंदगी में मुश्किलात का दौर शुरू हुआ। जिस शख्स ने फूला को किडनैप किया, उसने उसे रामपुर जिले के लालता प्रसाद गंगवार को बेच दिया। लालता प्रसाद ने फूला से शादी कर ली। उसके 2 बेटे हुए। फिर पति की मौत हो गई। फूला देवी अपने माता पिता को याद करती थी, लेकिन उसे अपने गांव का नाम और अपने मामा के नाम के सिवाय कुछ याद नहीं था। फिलहाल फूला देवी रामपुर में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में रसोइया का काम करती है। एक दिन उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर को अपनी दास्तान सुनाई। इसके बाद हेडमास्टर साहब ने आजमगढ़ पुलिस से संपर्क किया। आजमगढ़ की पुलिस ने इस मामले में सराहनीय काम किया। फूला देवी के परिवार को खोज निकाला और आज फूला देवी को उसके परिवार से मिलवा दिया। क्या कह के बाबा ले गए थे? यही चीज दे के ले गए थे मुझे। हाँ। फिर क्या किए? फिर उसने कहीं बेच दिया मुझे ले जाके। रायपुर में बेचा था मेरे को, लालता प्रसाद। उसने खरीदा था, अब तो वो एक्सपायर हो गए। कितने में खरीदे थे? अब ये पता नहीं भैया कितने में खरीदे थे। फिर वही आपसे शादी भी कर ली? हाँ, उसी ने शादी की थी। वो तो खत्म हो गए ना। ये बेटे को 5 साल का छोड़ा था उसने। अब ऐसे ही कटा था जीवन, मजदूरी करते थे, खाते थे। कितने बच्चे हैं आपके? बस एक ही लड़का है मेरा। बस इतना याद था, चिवटी डांड का नाम याद था और घर के पास में मेरे कुआं था एक, और 3 मामा का नाम याद था बस। और हाँ, और 2 मामा का वो भी नाम भूल गई थी, एक मामा का नाम याद रह गया था। क्या नाम था मामा? रामचंद्र। हाँ, उसी आधार पे आपको पुलिस हाँ, हाँ। आजमगढ़ पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि उसने 49 साल बाद एक महिला को अपने परिवार से मिलाया। लेकिन पुलिस कई बार ऐसे मामलों में एक्शन लेने से बचती है, क्योंकि कई बार लोगों के दावे झूठ निकलते हैं, उनकी कहानियां मनगढ़ंत होती हैं। नोएडा में कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, जब एक आदमी फर्जी बेटा बनकर मां से मिला था और जब सच सामने आया तो मां का दिल टूट गया था। उम्मीद करनी चाहिए आजमगढ़ में इस महिला के केस में ऐसा नहीं होगा। आज के शो के शुरू में मैंने आपसे
अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का जिक्र किया था। अटल जी को आज 100 वर्ष पूरे हुए। आज सुबह के अखबारों में इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटल जी पर एक लेख पढ़ा, बहुत भावुक था। मोदी ने अटल जी की एक फेमस लाइन की याद दिलाई, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर यह देश रहना चाहिए। और आज इस संदेश की बहुत जरूरत है। दिन में मध्य प्रदेश जाकर नरेंद्र मोदी ने अटल जी के हाईवे के सपनों को याद किया, नदियों को जोड़ने के अटल संकल्प का जिक्र किया। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है, तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। जब देश में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। जैसी अटल जी की सरकार गई, वो सारी योजनाएं, सारे सपने ये कांग्रेस वालों ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत के लिए नदी जल का महत्व क्या है? हिंदुस्तान में किसी को पूछ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आम्बेडकर। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। अटल जी जितने बड़े राजनेता थे, उतने महान कवि और उतने महान लेखक भी थे। आज मुझे उनकी कविता और लेखन से जुड़े एक सपने को साकार होते देखने का अवसर मिला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में एयरपोर्ट के पास एक लेखक ग्राम बनाया है। यहां आकर लेखक लिखाई पढ़ाई का काम कर सकते हैं, अपनी रचनाओं का निर्माण कर सकते हैं, शांत वातावरण में सोच विचार कर सकते हैं। यह ग्राम अटल जी का सपना था जिसे निशंक ने पूरा किया। आज जब यह समारोह हुआ तो हिमाचल के गवर्नर शिव प्रकाश शुक्ला ने अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अटल जी की स्मृति में एक पुस्तकालय का लोकार्पण किया। मुझे अटल जी पर शुरू हुई व्याख्यान माला का पहला वक्ता होने का सौभाग्य मिला। मैंने लोगों को बताया कि अटल जी के जीवन में कितने विरोधाभास थे। एक बार मैंने उनसे पूछा था, आप कवि हैं पर राजनीति का कठोर जीवन जीते हैं, आप कुंवारे हैं पर परिवार के साथ रहते हैं, आप संघ के स्वयंसेवक हैं पर आपकी छवि उदारवादी है, आप बीजेपी में हैं पर बीजेपी के विरोधी आपको बेहद प्यार करते हैं। तो जवाब में हंसकर उन्होंने कहा था, आपने देखा नहीं हमारा नाम अटल बिहारी है,
हमारे नाम में विरोधाभास है। उन्होंने कहा था, मैं अटल भी हूं और बिहारी भी। आज मैंने ऐसे बहुत सारे विरोधाभासों का जिक्र किया। कैसे कोमल हृदय वाले कवि ने आवश्यकता पड़ने पर पोखरण में परमाणु विस्फोट किया और अमेरिका को कानो कान खबर नहीं होने दी। उनके बड़े दिल ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बस में बैठकर वो लाहौर गए, लेकिन जब कारगिल में पाकिस्तान ने धोखे से हमला किया तो अटल जी वज्र बनकर पाकिस्तान पर टूट पड़े। ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे विरोधाभास हैं जो अटल जी के जीवन के बारे में कहे जा सकते हैं, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि राजनीति में टकराव कम हो, मतभेद दुश्मनी में न बदलें। जब सवाल राष्ट्रहित का हो तो सारे दल मिलकर काम करें। समाज में भाईचारा और दोस्ती बढ़े, क्योंकि अटल जी ऐसा ही भारत देखना चाहते थे।